हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से इवेंट को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, क्योंकि यहाँ पर हम आज लेने वाले हैं एक ज़बरदस्त टेस्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि ICAR का आपका एग्जाम रहेगा और एग्जाम से पहले टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसीलिए सब्जेक्ट बेस्ड मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूँ। आज पॉलिटी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवालों को मैं करवा दूंगा टेस्ट के माध्यम से। आप मान के चलिए कि यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल फंस जाएंगे पॉलिटी के। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री भी आपको करवा दूं टेस्ट के माध्यम से, स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन आपको करवा दूं टेस्ट के माध्यम से। एक बार जल्दी से सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे शानदार तरीके से। फटाफट से सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार धुआंधार तरीके से। स्टार्ट करते हैं क्लास। आप देख सकते हैं सर, पहला सवाल स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रकट किया गया है या नहीं किया गया है, और किया गया है तो कहां पर किया गया है। सवाल यहां पर ये है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन। वो बोल रहा है भारत के संविधान में जो ये शब्द है ना फेडरल, ये कहां पर लिखा हुआ है, कहां पर मौजूद है, और अगर मौजूद नहीं है तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपको ऑप्शंस को समझाऊंगा कि इन ऑप्शंस की क्या प्रिविलेज है, इन ऑप्शंस की क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रियम्बल प्रस्तावना, फिर लिखा हुआ है भाग नंबर 3 संविधान का, फिर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 368 अनुच्छेद 368। तो चलिए सवाल को विस्तार पूर्वक समझते हैं। थ्योरी को ज़्यादा डील करना है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आप थ्योरी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं लिखा हुआ लेकर आया हूँ ताकि काम कम करना पड़े और समझने का जो मौका है वो हमें ज़्यादा मिल जाए। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं प्रियम्बल प्रस्तावना को उद्देश्य संकल्प या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। कहाँ रखा गया था सर? संविधान सभा में। कहाँ रखा गया था सर? ये रखा गया मतलब पढ़ के सुनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में, और उस संविधान सभा ने उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया प्रस्तावना के रूप में, प्रियम्बल के रूप में। क्लियर? इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 22 जनवरी 1947 तारीख लिखी है ना सर, वो आपसे मतलब जेन्युइनली मैं पूछना चाहता हूँ कि किस बहुमत के आधार पे पास हुआ था, या किस बहुमत के आधार पे इसे पारित किया गया, पास किया गया, मान लिया गया इसे प्रस्तावना। अगर आपके एग्जाम में सवाल ये तो नहीं आएगा UPSC प्रोस्पेक्टिव से या फिर इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि किस बहुमत के आधार पे उसे पारित किया गया, तो ध्यान रखना ना ही वो 2/3 बहुमत था, ना ही वो 1/2 बहुमत था, ना ही वो 1/3 बहुमत था, वो था कंप्लीट मेजॉरिटी। क्योंकि संविधान सभा ने पहले ही दिन जब कार्य आरंभ हुआ था तो सबने मिलकर ये कसम खाई थी कि हम सभी लोग मिलकर सर्वसहमति से कानून बनाएंगे और पारित करेंगे। तो ये जो फैसला लिया गया, ये जो काम किया गया, ये सर्वसहमति के अनुसार ही लिया गया। क्लियर? पॉइंट समझ आ गया? बहुत धीरे धीरे चलेंगे सर, बहुत शांति से चलेंगे, स्मूथली पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई जल्दबाजी हमें है नहीं। हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है सर, रेल के पीछे नहीं भागना है हमें कि बताइए भाग कर दिखाइए कौन कितना तेज भागेगा। भागना नहीं है सर रेल के पीछे, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। सवाल क्या क्या बनते हैं एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब, कौन सी तारीख को रखा गया? 13 दिसंबर 1946। किसने पढ़कर सुनाया सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी तारीख को पास हो गया सर? 24 जनवरी 1947 को। ठीक है, किस बहुमत से? तो सर्वसहमति से, ये याद रखिएगा। 5 सवाल। छठा सवाल बनता है प्रस्तावना को कहाँ से उधार लिया गया है? USA से। प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से उधार लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। 7 सवाल बन गए। 8वां सवाल है कुल कितने देशों के संविधान को खोलकर देखा गया था भारत का संविधान बनाने के लिए? 60 देशों के संविधान को, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देखा गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए। क्लियर? एक ट्रिक आपको बताई थी कि फ्रांस के संविधान से भारत ने क्या उधार लिया है, आपको याद होगी। फ्रांस के संविधान से भारत ने उधार लिया है फायर। वो डायलॉग बताया था ना आपको कि फ्लावर समझा है क्या? फायर है अपून, वो समझाया था ना भाई डायलॉग। वो फायर याद रखना, डायलॉग को नहीं याद रखना, तुम्हें फायर को याद रखना है केवल। ठीक है, क्या है सर? ये है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का अर्थ है सर भाईचारा। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का अर्थ है सर भाईचारा, याद रखिएगा। भाईचारा है सर, ये ब्रदरहुड है, सिस्टरहुड भी होता है, इसके अलावा फादरहुड भी होता है, मतलब इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है वो। इसके अलावा ये जो आई है ना सर, इसको आई आपने मान लिया, मगर ये लिबर्टी है। लिबर्टी का अर्थ होता है सर कई स्वतंत्रता, इसका अर्थ है सर रिपब्लिक, और इसका अर्थ है सर इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार। ठीक है,
बराबरी का अधिकार। फायर जो है ना सर, कहाँ से उधार लिया है? फायर आपने अपनी प्रस्तावना में उधार लिया है फ्रांस के संविधान से। ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन हो गया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने पहले ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया, ये सभी चीज़ें पहले ऑप्शन से बनी हमारे लिए। चलिए सर दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन था हमारे वहाँ पे भाग नंबर 3। सर समझाऊंगा, यहाँ पर समझाने का खेल है सर सारा, टेस्ट पूरा करवा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। 10 भी क्वेश्चन कराऊंगा ना अगर मैं टेस्ट में, तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ही पेपर में 3 पूछे जाएंगे। तो अगर मैं 10 क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन में सर 10,000 शब्दों की एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मेरा मेन मोटिव केवल एग्जाम को क्वालिफाई करवाने पर है, ये नहीं कि मैं तुम्हें ट्रेन के पीछे भागना दौड़ना सिखाऊं कि ऐसे भागते हैं ट्रेन के पीछे। क्लियर? आगे देखिए सर, मैंने बोला भाग नंबर 3, मैंने बोला भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 से पहले आपको पता चला होना चाहिए कि भाग नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। भाग नंबर 2 में लिखा हुआ है सर अपना नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। मान लीजिए केवल एग्जाम में यही सवाल आया कि भारत के संविधान में नागरिकता का जिक्र कहाँ पर है, तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक है और भाग नंबर 2 है। ठीक है, भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11। भाग नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है सर? भाग नंबर 3 में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में सर? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है सर, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। कितने प्रकार के अधिकार उस समय मौजूद थे जब संविधान बना? तो 7 प्रकार के। ठीक है जी, अब कितने प्रकार के मिल जाएंगे सर? अब आपको मिल जाएंगे 6 प्रकार के। इसमें से कौन सा पूछ सकता है एग्जाम में? इसमें से कौन सा पूछ सकता है एग्जाम में? मैं आपको पर्टिकुलर वैसे एक एक करके बता चुका हूँ किसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे 14 से लेकर 18 में क्या लिखा हुआ है, 19 से लेकर 22 में क्या लिखा हुआ है, 23 से लेकर 24 में क्या लिखा हुआ है, 25 से लेकर 28 में क्या लिखा हुआ है, 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये रिलीजन से संबंधित है। ये भाई साहब अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार की यहाँ पे बात कर रहा है, वो फ्रीडम की बात कर रहा है यहाँ पे, ये राइट टू इक्वालिटी, बस समानता की बात कर रहा है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 32 बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का जिक्र कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, तो ये टिक कर देना। इस रेमेडीज़ में सर आपको 5 चीज़ें नज़र आएंगी, मतलब 5 प्रकार के रेट्स नज़र आएंगे। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ गया कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के रेट हैं, तो 5 टिक कर देना। रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। 5 प्रकार के कौन कौन से रेट हैं सर? सबसे पहले क्यो वेरेंतो, याद रख लीजिए, क्यो वेरेंतो। मैंडमस किस भाषा में है सर? लैटिन लैंग्वेज में। मैंडामस लैटिन लैंग्वेज में सर गांधी जी भी फेल हुए थे, याद रखना सर। मैंडामस प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, सरशोरारी, सरशोरारी और हैबस कॉर्पस। और एक आपको मिल जाएगा सर हैबस कॉर्पस। किस भाषा में है सर ये शब्द? ये भाषा है सर लैटिन लैंग्वेज। ये पॉइंट याद रखिएगा सर, सवाल आते हैं एग्जाम में, लैटिन लैंग्वेज पे आधारित शब्द हैं। मेरे को नहीं लगता कि, उम्मीद मेरे को कम है कि इससे संबंधित आपसे वो शब्द का अर्थ पूछेगा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कितने प्रकार के रेट हैं, आप जवाब दे देंगे और काम चल जाएगा। ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आपके एग्जाम में काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं इसके संदर्भ में ही, फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ही। सवाल आता है कि आर्टिकल नंबर 32 को किसने कहा है? हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल किसने कहा है सर इसे? तो याद रखिएगा BR अम्बेडकर साहब की बात कर रहा हूँ मैं, भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब की बात कर रहा हूँ, BR अम्बेडकर साहब की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए सर इसे किसने कहा है? इनर सोल, कई बार पढ़ा दिया ये वाला क्वेश्चन भी। इनर सोल किसने कहा है सर? तो इनर सोल कहा है नेहरू ने, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। PT नेहरू लिख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर? इतने सवाल बनते हैं यहाँ से। इसके अलावा एक चीज़ और है वहाँ पर लिखी हुई जो लास्ट थी 368 नंबर के आर्टिकल के बारे में, वो भारत के संविधान के भाग नंबर 20 में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। इसके अलावा कहाँ से उधार लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे उधार लिया है हमने। ये वाला बात भी याद रखना, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 ऑप्शन नंबर C सवाल को एक्सप्लेन किया है हमने यहाँ पर केवल। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है सर यहाँ पे कोई भी नहीं। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, याद रखना। भारत किस प्रकार के संविधान को फॉलो करता है? क्वासी फेडरल को फॉलो करता है। और ये क्वासी फेडरल कहाँ से हमने उधार लिया है? इसको हमने उधार लिया है कनाडा के संविधान से।
कनाडा के संविधान से। जस्टिन ट्रूडो जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री न्यूज़ में है सर, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं भारत के अगेंस्ट जिससे वो न्यूज़ में चल रहे हैं। क्लियर। सवाल का सही जवाब नन ऑफ दिस, फेडरल शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में कहीं नहीं किया गया, मगर कहीं ना कहीं भारत फेडरल संविधान को बिहेव करता है। आपको पढ़ना पड़ेगा अनुसूची नंबर 7 को। क्लियर। ये एक्सप्लेनेशन याद रखना, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनियन शब्द जो है ये किसने उधार दिया है, ये मतलब ये किसने दिया है शब्द, फाउंडर कौन है, बी आर अम्बेडकर साहब। बी आर अम्बेडकर साहब है जिन्होंने शब्द दिया है यूनियन। क्लियर, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब था उपरोक्त में से कोई भी नहीं। संघीय शब्द फेडरल शब्द कहाँ पर है, फेडरल शब्द कहाँ पर है, तो सर फेडरल शब्द कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो। भारतीय संघीय ढांचा नीचे दिए गए किस मॉडल से प्रेरित है। सर अभी बताया है 1 मिनट पहले, अभी बताया, केवल 1 मिनट पहले इस सवाल को आपको समझाया है मैंने। ठीक है, चलिए फटाफट से जवाब दीजिए सर, जल्दी से, शानदार तरीके से। सभी विद्यार्थीगण साथ साथ क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए, पेपर अपना अच्छा होगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलिए अभी जवाब दिया है सवाल का सही जवाब है कनाडा। ठीक है, यूएसए से सर हमने क्या क्या उधार लिया है, एक बार सारा समझ लीजिए कि यूएसए से हमने क्या क्या उधार लिया है, किस देश से हमने क्या उधार लिया है। सर इंपॉर्टेंट बनते हैं ये सवाल कई बार, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक बार समझ लीजिए सर, यूएसए से आपने क्या उधार ले लिया, इसके अलावा अन्य जो दूसरी कंट्री है उससे आपने क्या उधार लिया है, तीसरी कंट्री से क्या लिया है, चौथी कंट्री से क्या लिया है, किससे क्या लिया है, एक बार सारे पॉइंट्स को फटाफट से समझ लीजिए। बोरो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे हम पेन थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं सर बोरो कॉन्स्टिट्यूशन की, यहां पर हम बात कर रहे हैं सर बोरो कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे हम बोलते हैं कि भारत ने किस संविधान से क्या उधार लिया है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए भारत ने सबसे ज़्यादा कहाँ से उधार लिया है, तो याद रखिएगा जो 2/3 पार्ट है भारत के संविधान का, 2/3 भाग है, वो हमने उधार लिया है सर भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है जी, भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने इसे उधार लिया है। और ये भारत शासन अधिनियम कुछ और नहीं था सर, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। ये कुछ और नहीं था सर, ये साइमन कमीशन की ही रिपोर्ट थी, जिसका पुराना नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको बदल के कर दिया गया था साइमन कमीशन। क्लियर, तो कुछ और नहीं था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो और फिर पूछा हो कि सबसे ज़्यादा कहाँ से उधार लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे ज़्यादा आपने कहाँ से उधार लिया है सर, तो सबसे ज़्यादा आपने उधार लिया है यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूएसए से सर क्या क्या उधार लिया आपने, यूएसए से सर आपने उधार लिया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आपने उधार ली है सर, उपराष्ट्रपति का पद उधार लिया है सर। अटॉर्नी जनरल भी यहीं से लेकर आए हो आप। ठीक है, अटॉर्नी जनरल भी आप यहीं से लेकर आए हो। कैग आपने लिया है सर ब्रिटेन से। ठीक है, इसके अलावा सर आप यहाँ से फंडामेंटल राइट्स को लेकर आए हो, मौलिक अधिकारों को लेकर आए हो, फंडामेंटल राइट्स को आप यहाँ से लेकर आए हो, मौलिक अधिकारों को यहाँ से आप लेकर आए हो। इसके अलावा भी सर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, फंडामेंटल राइट्स आपको यहाँ से मिल गए। इसके अलावा आपको जुडिशियल रिव्यू मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू आपने कहाँ से उधार लिया है, कानून का पुनर्लोकन जो है वो आपने कहाँ से उधार लिया है, यहीं से उधार लिया है। इसके अलावा भी सर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहीं से उधार ली हुई। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू आपने देख लिया, फंडामेंटल राइट्स आपने देख लिया, अटॉर्नी जनरल देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट आपने देख लिया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपने कहाँ से उधार ली हैं सर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। रिटर्न संविधान भी है जो, वो आपने कहाँ से उधार लिया है, जिसे हम लिखित संविधान बोलते हैं, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो भी सर आपने यहीं से उधार लिया है। उसका तरीका भी, उसका मेथड भी आपने यहीं से उधार लिया है। PIL कहाँ से उधार लिया है सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PN भगवती आपको मिल जाएंगे। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसे भी आपने उधार लिया है सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है सर, ब्रिटेन से तो सर बहुत कुछ लिया है आपने। ठीक है, ब्रिटेन से तो आपने बहुत कुछ लिया है सर। जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोअर हाउस, ये सभी चीज़ें आपने वहीं से ली हैं। ठीक है, ब्रिटेन से सर आपने प्राइम मिनिस्टर उधार लिया है, प्रधानमंत्री को वहीं से उधार लिया है सर, हमारे वाले प्रधानमंत्री को नहीं सर, पोस्ट को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट,
राष्ट्रपति को आपने वहीं से उधार लिया है, ठीक है। इसके अलावा सर रूल ऑफ लॉ को आपने वहाँ से उधार लिया है, ठीक है सर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली आपको मिल जाएगी। साथ साथ सर अगर हम बात करें यहाँ पर लोअर हाउस, अपर हाउस, मतलब इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ से उधार लेती हुई नजर आएंगी। मगर मेन आपने क्या देख लिया, प्राइम मिनिस्टर रेट्स आपको सर यहाँ से उधार लेते हुए नजर आएंगे, आप रेट्स आपने यहाँ से उधार लिए हैं। इसके अलावा मैंने बताया कैग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य और भी पद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो आपने यहीं से इनके देश से उधार लिया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेट्स आपको मिल गया, कैग आपको मिल गया। ये सभी चीज़ें आपने कहाँ से उधार ली है सर? ये सभी चीज़ें आपने उधार ली हैं अपना ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इन सब सवालों को डील करना ही पड़ेगा, ठीक है। रशिया से सर आपने क्या क्या उधार लिया है? अगर रशिया से पूछ ले वो कि रशिया से आपने क्या लिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं 5 ईयर प्लान। क्या टिक करना है यहाँ पर आपको ट्राई करना है सर, मतलब टिक करना है 5 ईयर प्लान। और अगर ऑप्शन में दे रखा हो फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वो आपको टिक करना है। वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब हमने उधार लिया था तब वो यूएसएसआर था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब हमने उधार लिया था तब वो यूएसएसआर था, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर, अगला सवाल स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ये फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से उधार लिया है? कनाडा के संविधान से उधार लिया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है सर। इंडिया हैज़ बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए कितना आसान बन जाएगा। भारत ने मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से उधार लिया है? यूएसए के। अगर यूके बोला होता, ऑप्शन में रिट्स दिया होता, तो हमें टिक करके आगे बढ़ना। अगर यूएस दिया होता और अगर यूके दिया होता, ऑप्शन में रिट्स दिया होता, तो हमें टिक करके आगे बढ़ना होता। यूके से क्या लिया है सर? रिट्स लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट पूछेगा कितने प्रकार के रिट्स हैं भारत के संविधान में, आप टिक करोगे 5 प्रकार के रिट्स हैं। क्लियर? सबके नाम मैंने आपको बता दिए। आयरलैंड से क्या लिया है सर? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया यहीं से उधार ली है सर। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल हिडन वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल हिडन वोटिंग सिस्टम सर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल हिडन वोटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसे ही बोलते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति जो है वो आपने कहाँ से उधार ली है सर? उधार ली है आयरलैंड के संविधान से। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 55 आपको पढ़ना पड़ेगा और 54 आपको पढ़ना पड़ेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, उसके लिए आपको वर्ड मिल जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। उसके लिए आपको वर्ड मिल जाएगा सर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसे हम बोलते हैं अग्रता ही विजेता। इसके लिए हिंदी शब्द क्या है सर? इसके लिए हिंदी शब्द है अग्रता ही विजेता। साथ साथ आयरलैंड के संविधान से आपने डीपीएसपीस को उधार लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। ध्यान रखिएगा सर, डीपीएसपीस आयरलैंड से हमने लिया है, आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ फटाफट से। क्या रहेगा अगले सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का सवाल आ रहा है। The phrase equality before law used in article number 14 of the Constitution has been borrowed from the which country? चलिए सर, equality before law की बात कर रहा है वो, ठीक है। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपने किस देश के संविधान से उधार लिया है? फटाफट जवाब दीजिए सर। सर मैंने आपको तीनों बताए हैं आज ही की क्लास में, तीनों आपको बताए हैं। इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, इक्वालिटी इन लॉ, ये सभी मैंने आपको बताए हैं आज ही, ठीक है जी। चलिए जी, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। चलिए सर, फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए जी, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल इसी प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे सर। और अगर आप इन सवालों के जवाब गलत देते हैं तो मान के चलिए कि दिक्कत रहेगी, ठीक है। आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक मिल जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, ठीक है। एक आपको इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ मिल जाएगा, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिए, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने
आपको अभी बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको मिल जाए इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर अगर आपको मिल जाए इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ कहाँ से उधार लिया गया है सर? वो यूएसए से आपको मिल जाएगा। और जो आपके सामने लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपको मिल जाएगा सर ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा, 3 शब्द आपको मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा आपको इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, इसे आपने अमेरिका के संविधान से उधार लिया है सर। एक आपको मिल जाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपने कहाँ से उधार लिया है? ये आपने इंग्लैंड के संविधान से उधार लिया है। एक आपको मिल जाएगा सर रूल ऑफ लॉ, वो भी आपने कहाँ से उधार लिया है? इंग्लैंड के संविधान से उधार लिया है। याद रखना, 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में। रूल ऑफ लॉ मिल जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिल जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ मिल जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ आपने लिया अमेरिका से, इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको मिल जाएगा किस देश के संविधान से? वो आपको इंग्लैंड से मिल जाएगा। तीनों अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, तीनों की ही अपनी इंपॉर्टेंस है। याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है एग्जाम में। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने पूरे के पूरे, मतलब वो पूछ ले कि पूरा का पूरा आर्टिकल, जैसे हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर 14, वो आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि भाई आर्टिकल नंबर 14 आपने कहाँ से उधार लिया है, जैसे ये सवाल सीजीएल में पूछा गया था, तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा? आपको टिक करना पड़ेगा सर पूरे आर्टिकल को हमने ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछे जाने की उम्मीद है, तो 100% के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है और सवाल का सही जवाब टिक करके आगे बढ़ जाना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या आन बने, तो आप जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके आपको इन सभी सवालों के जवाब को दिया जाएगा, समझाया जाएगा प्रॉपरली कि हाँ भाई ये इस प्रकार से रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट आ रहा है, किसी की कोई समस्या बन पड़ रही है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके फटाफट जवाब दीजिए। मैं जल्दी से वेट कर रहा हूँ आपकी कमेंट्स का, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, वो आपको यूएसए मिल जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको मिल जाएगा ब्रिटेन। आर्टिकल नंबर 14 पूछ जाए पूरा रूल ऑफ लॉ, तो वो आपको टिक करना पड़ेगा सर। वो कौन सा संविधान रहेगा रूल ऑफ लॉ वाला? वो संविधान रहेगा सर आपका ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। वो बोल रहा है भारत के संविधान के लिए मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है सर? बताइए, भारत के संविधान के लिए जो मूल संरचना का स्रोत है ये क्या रहेगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, शानदार तरीके से जवाब दीजिए। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग मिलकर जवाब दीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? ये सवाल आपको मैंने पढ़ा भी रखा है ऑलरेडी, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ा चुका हूँ, डील करवा रखा है इस क्वेश्चन को। और डील करे हुए क्वेश्चंस को गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी अगर आप पढ़ाए हुए सवालों के जवाब भी गलत देंगे और गलत तरीके से इन्हें डील करेंगे। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक केस पढ़ाया था, कौन सा वाला? वो केस था सर अपना 1973 का, एक बहुत ही फेमस आपको केस मिल जाएगा। केशवानंदा भारती वाले केस में मैंने आपको समझाया था कि कैसे इस सवाल को आपको वहाँ से उठाकर डील करना है और वहाँ से उठाकर आपको इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है। क्या है सर सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ पर वो बोल रहा है कि संविधान की जो मूल संरचना है ना, देखिए अगर आप इसको फिर भी नहीं समझते ना, तो एक केस आपको पढ़ना पड़ेगा कोलिजियम वाला। कोलिजियम का केस आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा भारतीय संविधान में, मतलब आपको भारत की राजनीति में 1993 में जाना पड़ेगा, 1993 में। 1993 तक ये जो जजेस रहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, इनको रिकमेंड करने का अधिकार किसके पास था? काउंसिल, मतलब मंत्री परिषद के पास था। 1993 में सर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड गए और बोला ये तो गलत है, इसके ऊपर पूरा का पूरा केस है। उसके बाद इसको चेंज किया गया किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मूल संरचना, मतलब अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव हो रहा है और आपको वो दिख रहा है गलत है, तो उसके ऊपर आखिरी फैसला कौन आपको लेते हुए नजर आएगा? ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं केशवानंदा भारती केस की। तो सवाल का सही जवाब है न्यायवादियों की राय यहाँ पर रहेगा। इसका सही जवाब भारत के मूल संविधान की संरचना के सिद्धांत का स्रोत है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक मूलभूत ढांचा नहीं है या फिर भाग नहीं है, विशेषता नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है सर? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट या फिर जुडिशियल रिव्यू। देखिए, आपको यार ये लगेगा कि सर वो ये नहीं बोल रहा, पहले तो सवाल को ढंग से पढ़िए कि वो क्या पूछ रहा और क्या नहीं पूछ रहा। वो आपसे कतई ये नहीं पूछ रहा कि भारत के संविधान में क्या नहीं लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ की तरह दर्शाता नहीं है, जो भारत का संविधान है कैसा नहीं दिखता है या फिर कैसी पद्धति को वो नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है। भारत का संविधान लिखित है, हम जानते हैं,
जुडिशियल रिव्यू हमने देख लिया है। हम अच्छे से जानते हैं कि फेडरल शब्द भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है, मगर भारतीय संविधान बिहेव तो करता है क्वासी फेडरल की तरह, अर्धसंघीय तरीके से वो बिहेव तो करता है, मगर ये जो संसद की संप्रभुता है ये भारत के संविधान में मौजूद नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी समझाया है, दोबारा भी समझा रहा हूँ कि सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट सवाल का गलत जवाब है। अगर सोवरेनिटी पूछेगा तो ठीक है, मगर संसद की संप्रभुता इसका अर्थ है कि अपनी मर्जी से ही, कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। संप्रभुता सोवरेनिटी का अर्थ रहता है कि भाई एक तो इंटरनल सोवरेनिटी होती है, एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है। इंटरनल का अर्थ रहेगा कि भारत में लिए जाने वाले जो भी फैसले हैं उस पर कोई देश हमें रोकथाम नहीं कर सकता, और एक फैसला ये होता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे संबंध उस देश के साथ अच्छे रहें, और कोई दूसरा देश हमें बोल रहा है कि नहीं आपको तो उससे दोस्ती नहीं रखनी, दुश्मनी रखनी है, तो हम वहाँ पर भी एक्सटर्नली सोवरेजन है, तो हमें कोई सिखाएगा नहीं। मगर संसद की सोवरेनिटी की जो बात है वो यहाँ पर गलत है, ऐसा भारत का संविधान नहीं दर्शाता है। क्लियर? इस सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थ मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान कैसा है? आज ही पढ़ाया भाई आपको। कहाँ से उधार लिया है? उधार लिया है सर कनाडा के संविधान से। हमने जो मेथड है कहाँ से उधार लिया है सर? मेथड हमने उधार लिया है कनाडा के संविधान से। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि किस प्रकार के संविधान हमारा है। ऑप्शन नंबर ए है फेडरल है, यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है, या फिर प्रेसिडेंशियल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मगर बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मगर हमारा एग्जाम भी तो बेसिक है, और बेसिक पेपर के अनुसार ही हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जाना है। तो सवाल का सही जवाब यहाँ पे यूनिटरी है। यूनिटरी नहीं है सवाल का सही जवाब, क्योंकि हमने यूनिटरी नहीं देखा है। संघीय नहीं है, यूनिटरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। अर्ध संघीय सवाल का सही जवाब है। क्वासी फेडरल इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। और ये क्वासी फेडरल तरीका हमने कहाँ से उधार लिया है? कनाडा के संविधान से उधार लिया है, अर्ध संघीय। यहाँ पर इसका अर्थ रहेगा कि ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास मौजूद है? ज़्यादा शक्तियाँ मौजूद है संघ सरकार के पास, मतलब केंद्र सरकार के पास, और कम शक्तियाँ मौजूद है यहाँ पर राज्य सरकार के पास। क्लियर? ये याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि ज़्यादा शक्तियाँ संघ सरकार के पास, कम शक्तियाँ राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो बोल रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सी चीज़ है जो बेसिक संविधान का भाग नहीं है? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर सर, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जवाब दीजिए सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से वो क्या है सर जो भारतीय संविधान का मूल भाग नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त सवाल है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए जवाब दीजिए सर फटाफट से, जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरे चांसेस है पूछने के। ठीक है जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विच वन ऑफ द, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे हैं पहले से ही, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन आपको पहले से पढ़ा रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल अगर वो आपसे पूछता है तो आपको इनका जवाब सही तरीके से देना पड़ेगा। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? क्या रहेगा यहाँ पे सवाल का सही जवाब? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? कानून का शासन, मतलब रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? सवाल का सही जवाब रहेगा यहाँ पे रूल ऑफ लॉ। इस तरीके का शासन नहीं है, ठीक है जी। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, वो अलग चीज़ है, मगर शासन इस प्रकार का नहीं है। सवाल यहाँ पर ये था कि शासन किस प्रकार का है या किस प्रकार का मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है, भारत का संविधान रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है? चलिए जवाब दीजिए भाई, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान रिजिड है या फिर भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब दीजिए सर।
चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है। फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वो बेसिक स्ट्रक्चर की बात रख रहा था, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? किसी का भी डाउट नहीं आना चाहिए इन क्वेश्चंस में। और हम सभी लोग जानते हैं रिपब्लिक शब्द भी हमें मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने दूसरा शब्द देखा था, ये वाला शब्द भी हमें मिल जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मिल जाएगा, सरकार का संसदीय रूप भी हमें मिल जाएगा, ये तीनों हमें मिल जाएंगे, सेक्युलरिज्म भी मिल जाएगा, मगर रूल ऑफ लॉ हमें नजर नहीं आएगा, इसीलिए उस सवाल का सही जवाब रूल ऑफ लॉ था। ये सवाल स्क्रीन पर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारत का संविधान कैसा बिहेव करता है? तो हम सभी लोग जानते हैं सर, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, पार्शली रिजिड, पार्शली फ्लेक्सिबल, इसके अलावा रिजिड, फ्लेक्सिबल या फिर रिजिड। कठोर है, लचीला है, ना तो कठोर है ना ही लचीला है, और हम सभी लोग जानते हैं सवाल का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है, आंशिक रूप से कठोर है, आंशिक रूप से लचीला है। पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल मिल जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? देखिए, इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है वो कहाँ से उधार लिया गया है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, यूएसए से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूएसएसआर से। सवाल का सही जवाब है सर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपने क्या उधार लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट को भी आपने इसी देश के संविधान से उधार लिया है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है सर, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, वो बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को कहाँ से उधार लिया है? तो हम सभी लोग जानते हैं सर, डीपीएसपीस की बात कर रहा है, डीपीएसपीस को हमने उधार लिया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, आयरलैंड के संविधान से इसे हमने उधार लिया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि कहाँ से क्या उधार लिया है। फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? भारत की संघ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? भारत में जो वो अपना फेडरल सिस्टम है या फिर क्वासी फेडरल है, वो कहाँ से प्रेरित है? तो वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग ऑफ द कंट्रीज बोरोड? वो बोल रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो सही तरीके से मेल खाता है? सबसे पहले आप ये देखिए, सही तरीके से जो मेल खा रहा है वो ये सही खा रहा है, ये सही खा रहा है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल नहीं सही खा रहा है, ये नहीं सही खा रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू ये नहीं सही मेल खा रहा है, बाय कैमरल तीन सही मेल खा रहे हैं। कौन कौन से? तो सर तीन सही मेल खा रहे हैं यहाँ पे, 1, 5 और 6। कौन कौन से? 1, 5 और 6 सही मेल खा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। अब देखिए, बाय कैमरल मतलब वो बोल रहा है अपर हाउस लोअर हाउस, इसके बारे में यूके से उधार लिया है। यूएसएसआर से वो बोल रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमने यूएसए के संविधान से उधार लिया था ये तो, और जुडिशियल रिव्यू ये भी हमने वहीं से उधार लिया था। 5 ईयर प्लान सर हमने यूएसएसआर या फिर रशिया से उधार लिया था। लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल तो सर हमने ऑस्ट्रेलिया से उधार लिया था। इसका मतलब ये दूसरा, तीसरा और चौथा तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, लॉ ऑफ, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ से उधार लिया है? जापान से। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, कहाँ से उधार लिया है? आयरलैंड से। इसका मतलब 1, 5, 6 जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, और जो स्टेटमेंट है सर दूसरी, तीसरी और चौथी वो गलत रहेगी। सवाल का सही जवाब सी है, हिंदी वाला भी देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान खाता है? द्विसदनीय संसद, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना की भाषा, कानून जिस पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, और आयरलैंड राष्ट्रपति के चुनाव। तो सवाल का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी था। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे चांसेस हैं एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिले और नजर आए। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट? थोड़ा सा ये मतलब बहुत बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा छोटा क्वेश्चन लगाता हूँ ताकि वो प्रॉपरली आपको नजर भी आए और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहे, ठीक है? इसको देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से दी गई जो स्टेटमेंट है कौन सी सही है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, रिटन है, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अ गिफ्ट ऑफ
ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। चलिए सर, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है वो, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनरिटन संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले तो देखते हैं कौन कौन सी ठीक है। ये तो हमें पता है अच्छे से गलत है, ठीक है, ये हमें पता है सही है, ये भी हमें पता है सही है। तो 2 और 3 देखिए कौन से ऑप्शन में है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3। वो आपसे सवाल पूछेगा, भारत का संविधान लिखित है, कहाँ से उधार लिया है, यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान की प्रवृत्ति को लार्जली बेस्ड है किस पर, भारत शासन अधिनियम 1935 पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसे ही बोला गया है सड़ा गला रद्दी संविधान या फिर सड़ा गला रद्दी अधिनियम। किसे, भारत शासन अधिनियम 1935 को। सड़ा गला रद्दी अधिनियम किसने बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोली थी ये वाली बात। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ये गुलामी अधिनियम है, गुलामी का चार्टर है। इसके अलावा बोला था कि ये वो अधिनियम है जिसमें केवल मतलब वो उस गाड़ी के समान है जिसमें केवल ब्रेक है और मौजूद ही नहीं है सर इसमें इंजन। ये स्टेटमेंट दी गई थी पंडित नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है सर, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित में प्रोविजन जो दिए गए हैं उन्हें आपको मैच करना है सर। जो यहाँ पर दिए गए हैं मैच करना है सर इन्हें आपको। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है सर, इसको यहाँ पे कर दीजिए मैच। अच्छा, ये 1 को 4 ऐसे कर रहा है तो ये 4 मैच कर दीजिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है सर, ये 3 को कर दीजिए फिर यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उधार लिए हैं सर, ये 2 को यहाँ कर दीजिए सर। और आयरलैंड से आपने क्या लिया है, इसको यहाँ पर 1 कर दीजिए। 4231 4231 कहाँ पर है भाई, 4231 तो दिख ही नहीं रहा, 4321 दिख रहा है यहाँ। तो मुझे कई बार लगता है कि ये ना मैच करने में मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है ना वो कई बार ठीक से मैं मैच नहीं कर पाता। देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से उधार लिया है सर, जर्मनी के संविधान से, ये तो यहाँ मैच कर गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से उधार लिए हैं सर, फंडामेंटल राइट्स ये यहाँ से उधार लिए हैं आपने। अच्छा, तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, ये 3 हो गया और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ से 2 हो जाएगा ऐसे करके। तो 4321 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। बहुत बढ़िया, ठीक है। याद रखना सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो सिंगल पूछेगा, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया है, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया है और डीपीएसपीज आपने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ये एक बार हिंदी वाला भी। चलिए चलिए जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके कितने नंबर बने हैं। एक बार इस सवाल को आप अपने होमवर्क के रूप में रख लीजिए। मुख्य विशेषताएं प्रदान हैं भारत के लिए, इस सवाल को आप अपने लिए होमवर्क के रूप में रख लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बने हैं किस किस के लिए। आप मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।